ठीक है, तो सबसे पहले रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कर लेते हैं, उसके बाद वेलफेयर वाला टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद अंकुर तेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो पहले डाउट लिख दो बेटा। ठीक है मनीष बेटा, मनीष आज इतना सारा पॉसिबल नहीं होगा, मंडे को इस टॉपिक को कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये चीजें करनी कैसे, देन मंडे को इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है मनीष, ओके, ट्राई करते हैं आज जितना भी हो जाएगा, जो रह जाएगा वो मंडे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा अभी जो डाउट्स मुझे मिले हैं पहले हम उन डाउट्स पे आते हैं, अगर इतना हमें टाइम मिल जाता है उसके बाद तो आप बाकी डाउट्स पूछ सकते हो। तो नेशनल इनकम, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं नेशनल इनकम का सबसे पहले, दैट इज रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो दो टाइप की जीडीपी आपके पास, इसी से आपको जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब भी समझ आता है, लेकिन सबसे पहले आपको दो टाइप की जीडीपी समझनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज रियल जीडीपी एंड सेकेंड इज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को ध्यान से देखो, और यही टॉपिक आपको जीडीपी डिफ्लेटर समझने में भी हेल्प करेगा। अक्षित जो तेरा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के बाद तू अपने आप ही सॉल्व कर लेगा उसे। ठीक है, तो रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। क्वेश्चन में रियल जीडीपी की जगह बेटा रियल जीएनपी भी लिखा आ सकता है, और नॉमिनल जीडीपी की जगह नॉमिनल जीएनपी भी लिखा आ सकता है, इवन नेशनल इनकम भी वो लिख के दे सकते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, मेन हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल। इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ईयर लिख रहा हूँ, उस ईयर को ध्यान से देखेंगे। 2011-12 इज कंसीडर्ड एज अ बेस ईयर इन इंडिया। इंडिया में बेस ईयर किसे कंसीडर किया जाता है बेटा, 2011-12 को। आपको सर ये कौन सी नई स्टोरी है बेस ईयर की। बेस ईयर बेटा वो ईयर कंसीडर किया जाता है जिस ईयर के बेसिस पे हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, जिसको रियल जीडीपी बोलते हैं, ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके। अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करोगे तो हर साल कमोडिटीज के प्राइस चेंज हो जाते हैं, आप कभी नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन वी यूज बेस ईयर, और इंडिया में बेस ईयर क्या है, 2011-12। आपको सर 11-12 ही क्यों है, बेस ईयर उस ईयर को कंसीडर किया जाता है जिस ईयर में प्राइस फ्लक्चुएशन सबसे कम होती है। इससे पहले बेस ईयर था 2004-5, देन गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके 11-12 ले लिया। 11-12 के बाद ऐसा कोई ईयर गवर्नमेंट को नहीं नजर आया जहां प्राइस फ्लक्चुएशंस कम हो, इसलिए 2011-12 को बेस ईयर कंसीडर किया गया। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, लेट्स से हमें बेटा 2019-20 की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। 2019-20 हम इस 1920 की नेशनल इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, इसे हम बेटा नॉमिनल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे या नॉमिनल नेशनल इनकम बोल देंगे, और इसको रियल मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। लेट्स से 2019-20 में जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ इंडिया में वो हुआ 5000 यूनिट्स, एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूं मैं। और करंट ईयर में जो एवरेज प्राइसेस हैं इन कमोडिटीज के, जो एवरेज प्राइस है बेटा वो है ₹300 पर यूनिट। ठीक है, ये एवरेज प्राइस है। दैट मीन्स अगर मुझे जीडीपी या नेशनल इनकम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, P1 एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q1 करंट ईयर प्राइस इनको करंट ईयर क्वांटिटी। करंट ईयर का प्राइस कितना है 300, करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है बेटा 5000, कितना आ जाएगा 15 लाख। ये मेरे पास आ गया 15 लाख करोड़। तो 15 लाख करोड़ रुपीस हमारी जीडीपी है। ये मैंने कैसे निकाली बेटा,
करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर के आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेट से 2011-12 में टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ था वो था बेटा 6000 यूनिट्स का, लेकिन उस टाइम पे जो एवरेज प्राइस था कमोडिटीज का वो एवरेज प्राइस था बेटा ₹100 पर यूनिट। ऑब्वियसली 2011-12 में प्राइसेस कम थे कमोडिटीज के, आज ज्यादा है। तो 2011-12 की अगर हम जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0 इंटू Q0। P0 मतलब बेस ईयर प्राइस, Q0 मतलब बेस ईयर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय 6000। कितना आ गया बेटा, 6 लाख करोड़। ध्यान से कंसेप्ट समझना, 2011-12 में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, जीडीपी कितनी थी बेटा 6000। आज हमारी जीडीपी कितनी है 15 लाख करोड़, पहले थी 6 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ से हमारी जीडीपी बढ़ गई। अब मुझे ये बताओ कि ये कंट्री के लिए ग्रोथ का साइन है या नहीं है। पहले जीडीपी कितनी थी 2011-12 में 6 लाख, अब कितनी है बेटा 15 लाख। ग्रोथ है या नहीं है सर, ग्रोथ चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे आपको यहाँ ग्रोथ नजर आ रही है या नहीं आ रही। दिया ने बोला नहीं, ध्रुव कह रहा है यस सर ग्रोथ है, युक्ति कह रही है यस सर यहाँ पे ग्रोथ है, अमन भी कह रहा है ग्रोथ है, अक्षित कह रहा है सर ग्रोथ नहीं हुई, कुणाल ग्रोथ है, ठीक है ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को लग रहा है यहाँ ग्रोथ हुई है। क्यों? क्योंकि पहले जीडीपी कितनी थी 6 लाख, 9 लाख करोड़ से जीडीपी बढ़ रही है, तो ये ग्रोथ का साइन है। नॉमिनल जीडीपी कभी भी कंट्री की ग्रोथ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपको क्या सर ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है सिर्फ इन्फ्लेशन के रेट को। ये बताता है कि इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन चल रही है, कितनी डिफ्लेशन चल रही है। तो फिर रियल जीडीपी क्या है बेटा, और रियल जीडीपी का मेन काम क्या है, ध्यान से देखते हैं। 2019-20 में टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ बेटा 5000 यूनिट्स का। एवरेज प्राइस कितने थे प्रोडक्ट के इन 2019-20 ₹300 पर यूनिट। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी और नेशनल इनकम वी यूज बेस ईयर प्राइस इंस्टेड ऑफ करंट ईयर प्राइस। यहां मैंने क्या किया था, करंट ईयर के प्राइस दिए थे, करंट ईयर की क्वांटिटी ले दी। यहां जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस में बेस ईयर के लूंगा, क्वांटिटी करंट ईयर। बेस ईयर का प्राइस कितना है बेटा 100 और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है 5000। तो मेरी नेशनल इनकम कितनी आ गई है बेटा 5 लाख करोड़। अब देखो 2019-20 की मैंने दो जीडीपी निकाली है, एक निकाला है नॉमिनल के बेसिस पे, एक निकाला है रियल के बेसिस पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन किससे करना चाहिए, 2011-12 की नेशनल इनकम का जीडीपी का कंपैरिजन नॉमिनल के साथ करना चाहिए या रियल के साथ करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा ग्रोथ है या नहीं। रियल के साथ करना चाहिए, नॉमिनल के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइसेस अलग है। अगर आप बात करते हो 2011-12 में कमोडिटी के प्राइस थे 100, 1920 में प्राइस होगा 300। आपको कैसा फिर ये इतनी ज्यादा क्यों शो हो रही है, ये इन्फ्लेशन को शो कर रहा है। ये बता रहा है कि कमोडिटीज के प्राइस 200 टाइम्स इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये ग्रोथ का साइन नहीं है। इकोनॉमी में ग्रोथ तब होती है जब प्रोडक्शन बढ़े। आप देखो बेटा पहले प्रोडक्शन कितनी थी 6000 यूनिट्स, अब प्रोडक्शन कितनी हो गई 5000 यूनिट्स। ये ग्रोथ का साइन नहीं है, ये दिखाता है कि जीडीपी की ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम नॉमिनल के बेसिस पे देखें तो हमें लग रहा है कि ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। फिर ये क्या है, वैल्यू इंक्रीज क्यों हुई, ये सिर्फ इन्फ्लेशन को शो करता है। और इसी इन्फ्लेशन का इफेक्ट बताता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको 11th क्लास में हमने प्राइस इंडेक्स भी बोला था। बात समझ आ गई बेटा, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन, जब हम कंट्री के अंदर जीडीपी की वैल्यू, नेशनल इनकम की वैल्यू बेस ईयर प्राइस से मेजर करते हैं तो रियल, और करंट ईयर प्राइस से मेजर करते हैं तो नॉमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोनों में से कौन सा बेटर मेजरमेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यस बेटा, अनम्यूट करके बताइए व्हिच वन इज बेटर। रियल, क्योंकि रियल आउटपुट से चेंज होगा, प्राइस तो हम बेस ईयर वाले ले रहे हैं। नॉमिनल प्राइस से भी चेंज हो सकता है और आउटपुट से भी चेंज हो सकता है। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है? जिन्होंने पहले बोला था कि ग्रोथ हुई है, किसी को भी कोई डाउट है तो अनम्यूट कर लो। युक्ति, मनीष, यस सर क्लियर। सबको क्लियर? तो सर जब भी हम ग्रोथ देख रहे होते हैं तब हमें सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए, हमें प्राइस की सिर्फ जगह, है ना? क्वांटिटी पे फोकस करना है। आप प्राइस पे फोकस करोगे वो इन्फ्लेशन को शो कर देगा, वो ग्रोथ दिखाएगा ही नहीं आपको।
ओके सर। ठीक है, करे बेटा नेक्स्ट। चलो एक डेफिनेशन लिखते हैं, जल्दी से लिखो। हेडिंग डालो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ब्रैकेट में लिखो नॉमिनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसको करंट प्राइस जीडीपी भी बोलते हैं बेटा, इसे करंट प्राइस जीडीपी भी बोलते हैं, इसे कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो करंट प्राइस जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, लिखो जल्दी से। इट रेफर्स टू money value, it refers to money value of final goods and services produced by normal resident of a country in a year, produced by normal resident of a country in a year measured at current prices या current year prices, measured at current year prices। सेम डेफिनेशन रियल नेशनल इनकम के लिख दो, की नहीं, रियल नेशनल इनकम के लिख दो। करंट प्राइस को बस कांस्टेंट प्राइस कर देना, करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस ब्रैकेट में लिख देना बेस ईयर। करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस कर दो, ब्रैकेट में लिख दो बेस ईयर। क्लियर बेटा, समझ आ गया रियल नॉमिनल का कंसेप्ट। सेम डेफिनेशन लिख दो, बस करंट की जगह कांस्टेंट कर दो एंड ब्रैकेट में लिख दो बेस ईयर प्राइस। ठीक है, ये एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख लो, समझने के लिए इजी हो जाएगा। जल्दी करेंगे। यस बेटा, एक अंकुर ने क्वेश्चन सेंड किया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आपके संदीप गर्ग में भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं एक बार सेंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी अभी करेंगे कंप्लीट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शो दैट नेट वैल्यू एडेड, ये अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले अपने डाउट्स ये रियल नॉमिनल वाले खत्म कर लें। मैंने भेज दिया आपके ग्रुप में। डन, करें बेटा नेक्स्ट, जल्दी बताओ। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, इसमें एक डिफरेंस याद कर लेना, बस रियल और नॉमिनल का डिफरेंस पढ़ लेना, क्लियर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैं अभी अक्षय तेरे वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देख लियो बेटा। जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है बेटा, इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है और कितना डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को शो कर देता है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का। क्वेश्चन कैसे आता है और हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ध्यान से देखो। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको रियल जीडीपी गिवन है। द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इज लेट्स से 1000 करोड़ and the value of nominal GDP
इज 1500 करोड़ और उसने बोला कैलकुलेट करो डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, ये दोनों गिवन है, डिफ्लेटर निकालना है। तीन चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें गिवन होंगी, एक आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो कैलकुलेट करते हैं डिफ्लेटर। सो द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेटर इज, डिफ्लेटर मतलब जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को दिखाता है। नॉमिनल जीडीपी 1500 अपॉन में 1000 इंटू 100, या मैं इसको और वैल्यू छोटा कर देता हूँ एक चीज समझाने के लिए आपको। मैं इसको ले लेता हूँ 1250, 1250 सॉल्व करते हैं बेटा। ये कितना आ गया डिफ्लेटर 125, प्राइस इंडेक्स आ गया 125। अब मुझे ये बताओ इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी आई है? कोई बता सकता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी है? डिफ्लेटर का आंसर निकालते ही आपको इन्फ्लेशन नजर आ जाएगी। 25 25 ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट है 25%। अब सर कैसे पता चला? वी अज्यूम दैट द एवरेज प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज ₹100। 100 से ऊपर जितना भी आंसर आएगा वो आपकी इन्फ्लेशन होगी। लेट्स से यहाँ आंसर आ जाता 150, अगर मैं यहाँ 1500 लिखता 150 तो 50% इन्फ्लेशन होती। लेट्स से आंसर आता 112 तो 12% इन्फ्लेशन। क्वेश्चन आता है कि सर लेट्स से 89 आंसर आ जाता, तो अगर आंसर 89 आ जाता तो क्या होता बेटा? उस केस में डिफ्लेशन होती। कितनी होती डिफ्लेशन? 11। समझ आया बेटा? उस केस में 11% की डिफ्लेशन हो जाती। 100 से ऊपर जो भी आंसर है वो आपका इन्फ्लेशन है, 100 से नीचे जो भी आंसर है वो आपका डिफ्लेशन है। कैसे? देखो ध्यान से, रियल जीडीपी 1000 आ रही है, नॉमिनल जीडीपी 1250 आ रही है, कितने परसेंट ज्यादा आ रही है? 25%, वो इन्फ्लेशन। क्योंकि जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो करंट ईयर प्राइस पे निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं तो बेस ईयर प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के रेट को शो करता है, बस ये डिफ्लेटर है। अक्षित तेरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जो तूने क्वेश्चन बोला था करने के लिए। तो अक्षित का एक क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को भी बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। व्हेन एनडीपी एंड जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी इज 850, इसको रब कर दूं, हो गया सबका ये? अक्षित बेटा बता दे एक बार क्वेश्चन। आगे बता। प्राइस इंडेक्स 170। ठीक है, तो रियल कितना? अब मुझे ये बताओ रियल ज्यादा आएगा या कम आएगा, कोई बता सकता है? अच्छा, इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन कितनी है इस क्वेश्चन में? 70%। 70% है ना, इसका मतलब रियल कम आएगा। अगर इन्फ्लेशन है तो रियल कम आएगा, नॉमिनल ज्यादा होगा। डिफ्लेशन के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? ये लॉजिक से आपको देख के समझ आ जाना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है देख के इनका मीनिंग समझ आ जाना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हमारा कोर्स का पार्ट है हमें सॉल्व तो करना ही है, बिकॉज द अदर नेम ऑफ डिफ्लेटर इज प्राइस इंडेक्स, जो आपने 11th क्लास में भी सीखा था स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फॉर्मूला इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। 20% इन्फ्लेशन हमें पता है बेटा, 170 इज इक्वल टू नॉमिनल इज 850 अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं। रियल जीडीपी इज इक्वल टू 850 अपॉन में 170 इंटू 100। करो बेटा, सॉल्व करो जरा। 500 आ गया। पूरा 500 आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब चेक कर लो, शायद 500 का 70% निकालो, टोटल मिला के 850 के आसपास आ जाएगा आपका। अक्षय समझ आ गया बेटा पूरा? लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अगर आप 500 का 70% निकालते हो तो ये आएगा 350 आ रहा है। 350 आ रहा है ना? तो 500 Yes, प्लस sir. 350 कितना हो गया? 850। ये देखो 850 आ गया ना? लॉजिक समझ आया कैसे निकाला? यस सर आ गया। ठीक है, चलो लॉजिक समझो, चीजें बहुत इजी हैं। अगर आप लॉजिक से पढ़ोगे, रटोगे तो फिर ये बहुत मुश्किल लगेगा। सबको क्लियर हो गया डिफ्लेटर का कंसेप्ट और रियल नॉमिनल का कंसेप्ट? चलो अब एक बच्चे का डाउट है ईशान का,
जीडीपी एंड वेलफेयर, पहले जीडीपी एंड वेलफेयर डाउट में ले लेते हैं। टुडे इज फ्राइडे, तो सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ है। 2 दिन के बाद मंडे को आप नेशनल इनकम के भी डाउट्स ले सकते हो और मनी एंड बैंकिंग के भी। नेशनल इनकम में मेनली आप क्या फोकस करो, न्यूमेरिकल्स थोड़े से करके देख लो, ठीक है, हर एक टाइप का एक एक दो न्यूमेरिकल करके देखो टर्म 1 के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बुक के लास्ट में चीजें दे रखे हैं क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, क्या नहीं होता। नेशनल में क्या इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक में क्या होता है, जो प्रिकॉशंस का पार्ट है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना स्टार्ट करो, ठीक है। उससे आपके चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथ में थ्योरी के क्वेश्चन के लिए डबल काउंटिंग क्या है, सर्कुलर फ्लो, जीडीपी एंड वेलफेयर, जो ईशान का क्वेश्चन है अभी। तो जीडीपी एंड वेलफेयर का क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है बेटा और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी को, कंट्री की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को वेलफेयर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और बनता है, लिमिटेशन ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम और जीडीपी। सिंपल सा पॉइंट है इस टॉपिक का कि जब कंट्री के अंदर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो क्या इज इट नेसेसरी कि वेलफेयर भी इंक्रीज हो, क्या जीडीपी और वेलफेयर एक साथ चलते हैं, यस और नो, बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका। यस सर। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जीडीपी और वेलफेयर साथ चले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या मतलब है बेटा इसका, इंडिया में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होने की वजह से जो रिचर सेक्शन है, रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर है। तो इनकम का मेजर पार्ट किसके पास जा रहा है बेटा, रिचर सेक्शन के पास। तो रिचर सेक्शन के पास अगर मेजर पार्ट जा रहा है तो वेलफेयर सिर्फ रिचर सेक्शन का हो रहा है, पुअर सेक्शन का कोई वेलफेयर नहीं हो रहा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो शो करता है नेशनल इनकम के इंक्रीज होने से इंडिया में रिच और पुअर के बीच में जो गल्फ है वो और बढ़ता जा रहा है, जो गैप है वो और बढ़ता जा रहा है, जो वेलफेयर को शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ईशान समझ आ गया बेटा फर्स्ट पॉइंट? किसी को भी डाउट है तो बताओ बेटा फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है ईशान, ओके। सेकंड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बाद नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। किस किस बच्चे को लगता है कि घर में पापा से ज्यादा मम्मी का काम है, मतलब पापा अगर बाहर जाके अर्निंग कर रहे हैं और मम्मी अगर हाउसवाइफ है या अर्निंग भी है तब भी मम्मी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कौन कौन इस बात को एक्सेप्ट करता है? यस सर, मदर का वर्क, हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर वर्क्स, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को लगता है यस सर ऐसा है। लेकिन क्या जो वर्क हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉन मॉनेटरी नेचर की, क्या उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? नहीं करते। तो जब हम नेशनल इनकम में इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते, जब हम नेशनल इनकम में नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जैसे हाउसवाइफ सर्विसेज हो गई, किचन गार्डनिंग हो गया, ठीक है, ऐसी चीजों को जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते तो नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो जाती है। अंडर एस्टिमेट मतलब कम कैलकुलेट होती है। इसका मतलब हमें इन एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है हम इनको इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्या ये सर्विस नहीं है? दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। डिफिकल्ट टू मेजर, इनको मेजर करना डिफिकल्ट है। हमारे पास कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे इनको मेजर किया जा सके। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते और ये भी एक हमारी लिमिटेशन है जो आपकी ग्रोथ को शो नहीं कर रही। थर्ड इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार ईशान इसको दोबारा से रीड कर लियो और जो डाउट हो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ सकता है। एक्सटर्नलिटीज, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए या ना आए, एक्सटर्नलिटीज बहुत बार आ जाता है बेटा। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखते हैं। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म। कोई भी फर्म जब प्रोडक्शन करती है, लेट्स से आपको अगर जीडीपी को राइज करना है तो क्या बेटा प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, यस और नो? Yes. तो इंडस्ट्रीज, कंपनीज प्रोडक्शन राइज करेंगे। क्या प्रोडक्शन के राइज होने से पॉल्यूशन बढ़ेगा, यस और नो? पॉल्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Yes. Yes, sir. तो इससे पॉल्यूशन राइज होगा, क्या एनवायरनमेंट डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगी, यस,
देखो प्रोडक्शन हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट, जिसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, इसको नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है इसे नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिससे नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाती है। ऐसे ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जैसे कि पब्लिक पार्क्स बनवाना, जैसे कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी को बेनिफिट मिले, डोनेशन, चैरिटी, ऐसी चीजों को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वो एक्सटर्नलिटीज है। तो एक्सटर्नलिटीज को हम इग्नोर कर देते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम ये तो इंक्लूड कर लेते हैं, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये वेलफेयर को इंक्रीज नहीं कर रहा। प्रोडक्शन तो हो रही है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो हेल्थ खराब हो रही है उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। पॉइंट नंबर 4, पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हो। यस बेटा, जब कंट्री के अंदर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, जैसे हम जिसको जीडीपी कह रहे हैं, अगर जीडीपी का राइज होना लेसर देन पॉपुलेशन के राइज होने के से है बेटा, मतलब पॉपुलेशन का रेट ज्यादा है और जीडीपी का रेट कम है, जीडीपी रेट इज लेस देन पॉपुलेशन रेट, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाती है। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया का ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली अच्छा है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से या पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से इंडिया में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर हम पॉपुलेशन कितने रेट से इंक्रीज हुई है। तो ये भी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है। क्लियर? ये बेटा, एक बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जो अंकुर ने सेंड किया था और मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। एक बार जल्दी से उस क्वेश्चन को ओपन कर लो। यस बेटा, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको कैलकुलेट करना है NVA at FC इज इक्वल टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम। सम ऑफ फैक्टर इनकम का मतलब होता है NDP at FC बाय इनकम मेथड। NDP at FC बाय इनकम मेथड। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में NVA at FC कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से NVA at FC कैलकुलेट करो जो एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए NDP at FC बाय इनकम मेथड से। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में उसने दो मेथड्स बोल दिए, इन दोनों मेथड से वैल्यूज कैलकुलेट करो। वैल्यू एडेड मेथड से NVA निकालना और इनकम मेथड से NDP at FC, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, एक बार करके देखते हैं बेटा। वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, GVA at MP, फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बेटा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है क्वेश्चन में, जब बताओ जल्दी से, आप बताओ बेटा क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दे रखा है या नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट और एक 200। ठीक है, अब इसमें चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना है, अब इसमें चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना है। सो द वैल्यू ऑफ Increase in stock. 200, इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है ना 200, माइनस IC परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। अब डोमेस्टिक मार्केट गिवन है तो बेटा इंपोर्ट भी प्लस करना पड़ेगा। इंपोर्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, यस, इंपोर्ट ऑफ रॉ 100. कितना है बेटा 100। Yes sir. Yes sir. 2200 minus 700, आंसर इज 1500 करोड़। अभी तो GVA आया है, अभी कैलकुलेट क्या करना है, NVA at FC, दैट इज GVA at MP। ग्रॉस से नेट पे जाओगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, MP से FC पे जाएंगे, माइनस करेंगे NIT। यस बेटा, डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? 75। 75 एंड NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, सब्सिडीज क्वेश्चन में नहीं है तो 0। तो 1500 माइनस 125, आंसर इज 1375 करोड़।
ठीक है बेटा, तो वैल्यू एडेड मेथड से तो हमारा आंसर आ गया 1375। अब इसी क्वेश्चन को इनकम मेथड से सॉल्व करो और एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करो। ठीक है, देखते हैं बेटा कैसे। इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला बोलना इनकम मेथड का सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, यही है बेटा। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, सैलरी एंड वेजेस 600, 600, और वो तो गिवन नहीं है बेटा, कंट्रीब्यूशन नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस बताओ, रेंट, रेंट कितना है 450, सेवेंटी फाइव है। 75 है। रेंट 75, इंटरेस्ट 450 है, प्लस रॉयल्टी गिवन है बेटा, नहीं रॉयल्टी गिवन नहीं है, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, देखो एक बार, प्रॉफिट भी नहीं है। और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो तीन चीजें कौन सी प्लस करते हैं, डिविडेंड 150 का है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स की वैल्यू मिसिंग है बेटा सर इसमें। है साइड में दे रखी है? 20। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, दे रखी है, दे रखी है। 20 दे रखे साइड में। तो और डिविडेंड कितना है बेटा 150, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 20, प्लस रिटेन अर्निंग गिवन है बेटा अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट 80। ठीक है, मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, मिक्स इनकम नहीं है। नहीं गिवन। प्लस कर लो बेटा 600 प्लस करो, सबको प्लस करो एक बार, सेवन 75। कितना बेटा 775। 775 775 प्लस करके कितना आ रहा है, 1375। 1375 हो गया मैच। वैल्यू एडेड मेथड से एंड इनकम मेथड से, दोनों से आंसर मैच हो गया आपका। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जो भी डाउट हो बाकी नेक्स्ट क्लास में ले लेना, और मनी एंड बैंकिंग भी एक बार रिवाइज कर लेना। सर वो आरबीआई का जो फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई करना है ना, वो हाँ अभी कर लो, क्योंकि फिर आगे चैप्टर नंबर 9 में तो करना ही पड़ेगा, वहां से तो ओमिट किया नहीं उन्होंने, यहीं से ओमिट कर दिया, पढ़ी लो इससे अच्छा। ओके सर।